आज के इस डीप डाइव में हम हरियाणा राज्य के भौगोलिक ढांचे, उसके विस्तार और राजकीय प्रतीकों का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है ना, उनमें बेहद सटीक और डिजिटल आंकड़े मौजूद हैं। हाँ, लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इन अक्षांशों और देशांतरों की सूचियों को पढ़ना नहीं है। सुनने वालों के लिए हमें इन निर्जीव नंबरों को एक जीवंत मानसिक मानचित्र में बदलना है। ये बहुत जरूरी मिशन है, क्योंकि अक्सर जब हम किताबों में भूगोल के आंकड़े देखते हैं तो वे बड़े नीरस लगते हैं, है ना? एकदम सही कहा। लेकिन असल में किसी भी क्षेत्र का भूगोल ही उसकी नियति तय करता है। हाँ, ये जो अक्षांश और दूरियां हैं, यही तय करती हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, वहाँ चलने वाली हवाओं का मिजाज कैसा होगा। हाँ, और अंततः उन हवाओं में सांस लेने वाले लोगों का स्वभाव कैसा होगा। अगर हम इन सटीक डिजिटल आंकड़ों को एक कैनवास की तरह देखें तो समझ आएगा कि एक पूरे राज्य का चरित्र कैसे गढ़ा जाता है। तो क्या हम इस कैनवस के सबसे बड़े हिस्से से शुरुआत करें, मतलब पूरे ग्लोब के नजरिए से? हाँ, बिल्कुल। अगर हम ग्लोब को देखें तो ये राज्य उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत के संदर्भ में ये उत्तर पश्चिम में आता है। ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। हाँ, लेकिन स्रोत में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है ना, हाँ। वो है इन आंकड़ों की सटीकता। मतलब इसमें लिखा है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से इस राज्य की दूरी ठीक 3231.19 किलोमीटर है। हाँ, 3231.19 किलोमीटर। ये दशमलव के बाद का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। वही तो, मतलब 3231 किलोमीटर तो समझ आता है, लेकिन दशमलव 19 ये तो करीब 190 मीटर हुआ। कोई भूमध्य रेखा से किसी राज्य की दूरी को इतने सटीक स्तर पर क्यों मापता है? यहीं पर आधुनिक विज्ञान और भूगोल का मेल होता है। जब हम ऐसा आंकड़ा देखते हैं तो ये दिखाता है कि हम पुरानी कागजी नक्शों वाली दुनिया से बाहर आ चुके हैं। मतलब ये आधुनिक जीआईएस तकनीक का युग है। बिल्कुल। और ये सटीकता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। भूमध्य रेखा से ये दूरी हमें बताती है कि ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से पूरी तरह बाहर है। लेकिन इतना भी दूर नहीं है कि यहाँ सूरज की गर्मी ना पहुंचे, है ना? एकदम सही। और शायद इसीलिए स्रोत में कर्क रेखा से इसकी दूरी का भी इतना सटीक जिक्र है। हाँ, स्रोत के अनुसार कर्क रेखा से ये राज्य 483 किलोमीटर यानी लगभग 300 मील दूर है। सुनने वालों के लिए ये समझना दिलचस्प होगा कि इस दूरी का वहाँ के लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है। इसका मतलब मौसम पर सीधा असर पड़ता है। कर्क रेखा से 483 किलोमीटर दूर होने का मतलब है कि सूरज की किरणें यहाँ साल में कभी भी बिल्कुल सीधी यानी 90 डिग्री के कोण पर नहीं पड़ती। अच्छा, तो किरणें हमेशा थोड़ी तिरछी आती हैं। हाँ, और यही तिरछापन मौसम के चक्र को एक खास मिजाज देता है। अगर सूरज बिल्कुल सीधा चमकता तो जलवायु पूरी तरह अलग होती। ये तो बहुत तार्किक है। लेकिन सटीकता का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। ध्रुवों से इसकी दूरी के आंकड़े देखिए। उत्तरी ध्रुव से 677.36 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव से 13,239.02 किलोमीटर। मतलब जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा जैसे हम अंतरिक्ष से किसी एलियन को सीधे इस राज्य का जीपीएस लोकेशन भेज रहे हों। अरे वाह, ये एलियन वाला उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। ये सच में पृथ्वी पर हमारी बिल्कुल सटीक जगह को परिभाषित करता है। हाँ, अगर कोई एलियन ये डेटा अपने नेविगेशन में फीड करे तो बिना 1 इंच भटके सीधे यहीं उतरेगा। बिल्कुल। लेकिन इन सब दूरियों में एक दूरी ऐसी है जो यहाँ के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। हाँ, समुद्र से दूरी। हाँ। स्रोत में लिखा है कि अरब सागर से इस राज्य की दूरी 1600 किलोमीटर है। और भौगोलिक दृष्टि से ये इस पूरे डेटा सेट का सबसे अहम आंकड़ा है। जरा सोचिए, 1600 किलोमीटर तक समुद्र का कोई नामो निशान नहीं। मतलब इतने बड़े भूभाग में पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं है। हाँ, और इसका नतीजा ये होता है कि इस क्षेत्र में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। समुद्र के पास वाले इलाकों में पानी की वजह से एक समकारी प्रभाव होता है। समकारी प्रभाव मतलब? जो मौसम को बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा नहीं होने देता। बिल्कुल वही। जैसे मुंबई या चेन्नई में मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन जब आप अरब सागर से 1600 किलोमीटर दूर हैं तो वो समुद्री हवा का प्रभाव शून्य हो जाता है। सही कहा। इसीलिए यहाँ गर्मियाँ इतनी अत्यधिक गर्म होती हैं कि झुलसा दें, और सर्दियाँ इतनी कड़ाके की कि खून जमा दें। बाप रे, मतलब ये 1600 किलोमीटर सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये वो भट्टी है जो वहाँ के लोगों की जीवन शैली, खेती के तरीकों और उनकी शारीरिक क्षमता को आकार देती है। जब ऐसी चरम जलवायु हो तो इंसान को अंदर से मजबूत होना ही पड़ता है। तो अब हमारे दिमाग में ये स्पष्ट हो गया है कि जगह कहाँ है और मौसम कैसा है।
तो अगला कदम ये समझना है कि ये जगह दिखती कैसी है और इसका फैलाव कितना है। बिल्कुल। चलिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर नजर डालते हैं। स्रोत के मुताबिक अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इन दोनों के बीच का अंतर 3 डिग्री 16 मिनट है ना? हाँ, और उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई नापें तो वो 363.31 किलोमीटर है। अब देशांतरीय विस्तार को देखें, जो पूर्व से पश्चिम जाता है, तो ये 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। जिसका अंतर 3 डिग्री 8 मिनट है और पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई 350.61 किलोमीटर है। अब अगर हम इन दोनों आंकड़ों को आमने सामने रखें, लंबाई 363.31 किलोमीटर और चौड़ाई 350.61 किलोमीटर, तो क्या कुछ खास दिख रहा है? सच कहूं तो मैं इसी बात पे अटका हुआ था। मतलब दोनों के बीच बमुश्किल 12-13 किलोमीटर का ही फर्क है। लगभग एक बराबर ही है। हाँ, तो इस हिसाब से तो मैप पर इसका आकार एक चौकोर बॉक्स या बिग परफेक्ट वर्ग जैसा दिखना चाहिए था। लेकिन स्रोत में जो लिखा है वो बिल्कुल अलग है। वही तो, किताबों में इसके आकार को विषम बाहु चतुर्भुजाकार या षटकोणीय पतंगाकार लिखा गया है। आसान भाषा में कहें तो एक पतंग जैसा। हाँ, विषम बाहु चतुर्भुजाकार बोलना तो अपने आप में एक मुश्किल काम है, लेकिन एक बॉक्स जैसी लंबाई चौड़ाई वाला राज्य एक पतंग कैसे बन सकता है? हाँ, यहीं पर प्राकृतिक भूगोल की सुंदरता आती है। जब हम लंबाई चौड़ाई नापते हैं तो वो सिर्फ सबसे दूर वाले बिंदुओं की बाहरी चौखट होती है। अच्छा, मतलब एक काल्पनिक डिब्बा। हाँ, लेकिन प्रकृति सीधी रेखाओं में काम नहीं करती। राज्य की सीमाएं स्केल से खींची हुई लाइनें नहीं हैं, वे नदियों के बहाव और पहाड़ों की तलहटी के साथ मुड़ती हैं। ओह, तो ये प्राकृतिक मोड़ ही इसे वो विशिष्ट पतंग का आकार देते हैं। बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि इस पतंग के आकार के भीतर 4 अलग-अलग भौगोलिक विभाजन मौजूद हैं। हाँ, यमुना घग्गर मैदान, शिवालिक, बांगर और अरावली। मुझे समझने में दिक्कत हो रही है कि इस एक पतंग रूपी ढांचे में ये चारों कैसे समाहित हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये पतंग बिल्कुल सपाट नहीं है, इसमें एक गहराई है, 3 डायमेंशनल। पतंग का ऊपरी सिरा उत्तर में है, जहां शिवालिक की पहाड़ियां हैं। एकदम सही। और जैसे ही आप दक्षिण की तरफ यानी पतंग के निचले सिरे पर आते हैं, वहां अरावली की प्राचीन और शुष्क पर्वतमालाएं हैं। और इन दोनों सिरों के बीच का हिस्सा, बीच में यमुना और घग्गर नदियों द्वारा बनाया गया बेहद उपजाऊ मैदान और बांगर का क्षेत्र है। हाँ, ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब 360 किलोमीटर के दायरे में ही ऊंचे पहाड़, समतल खेत और रेतीले शुष्क क्षेत्र सब कुछ मौजूद है। और इस पतंग को और बेहतर तरीके से विजुअलाइज करने के लिए हमें इसके चारों कोनों को देखना होगा। हाँ, स्रोत में 4 सीमांत जिलों यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स का बहुत ही सटीक विवरण है। ये वो 4 बिंदु हैं जो मानो पूरी पतंग को खींचकर ताने हुए हैं। तो दक्षिण में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? दक्षिण में है नूह जिले की फिरोजपुर झिरका तहसील का गांव दोहा। और ये दोहा गांव उसी अरावली वाले शुष्क प्रभाव को दर्शाता है जिसकी हमने बात की। बिल्कुल। और बिल्कुल उत्तर में पहाड़ों की तरफ, उत्तर में पंचकुला जिले की कालका तहसील का गांव शाहपुर है, जिसे कुछ जगहों पर साधुपुर भी कहा जाता है। और वहां से पूर्व की तरफ बढ़े तो यमुनानगर की छछरौली तहसील का गांव ताजेवाला आता है। और अंत में सबसे पश्चिमी छोर, पश्चिम में है सिरसा जिले की डबवाली तहसील का गांव छोटाला। हाँ, अगर हम इन चारों गांव दोहा, ताजेवाला, शाहपुर और चोटाला को एक काल्पनिक धागे से जोड़ दे तो सच में वो पूरी पतंग उभर आती है। हाँ, ये सिर्फ दिशाओं के नाम नहीं है, ये राज्य की भौगोलिक और पारिस्थितिक विविधता के अंतिम छोर हैं। बिल्कुल। उत्तर में शिवालिक की तलहटी में बसे शाहपुर की आबोहवा पश्चिम में चोटाला गांव की गर्म हवाओं से बिल्कुल अलग है। मतलब ये काल्पनिक रेखा एक पूरे इकोसिस्टम को अपने भीतर समेटे हुए हैं। खैर, अब भूगोल की इस भूल भलैया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और समय में पीछे चलते हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी नक्शा सिर्फ पहाड़ों और नदियों से नहीं बनता, उसे राजनीतिक इतिहास भी आकार देता है। ये पूरा ढांचा राजनीतिक रूप से 1966 में अस्तित्व में आया था। 1966 का साल
राजनीतिक गठन के लिए बहुत अहम है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि 1966 में इस पूरी विशाल पतंग को केवल 7 शुरुआती जिलों में बांटा गया था। सिर्फ 7 जिले। आज के समय में तो ये आंकड़ा बहुत छोटा लगता है। हाँ, स्रोत में उन 7 जिलों के नाम हैं। हिसार, अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़ और जींद। मतलब आज का इतना जटिल राज्य शुरुआत में केवल इन 7 नींव के पत्थरों पर खड़ा किया गया था। बिल्कुल, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। स्रोत में स्पष्ट दिया गया है कि 1966 में हिसार क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला था और जींद सबसे छोटा जिला था। आकार में इतना बड़ा अंतर। वही तो, जब एक नया राज्य बनता है तो एक खाली स्लेट होती है। प्रशासन 7 बराबर आकार के जिले बना सकता था। एक ही समय में बने जिलों में इतना बड़ा अंतर क्यों रखा गया? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसका जवाब उस समय की जमीनी हकीकत में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? 1966 में जिले केवल जमीन को इंच टेप से नाप के नहीं बांटे गए थे। प्रशासन का सारा ध्यान संसाधनों और जनसंख्या के प्रबंधन पर था। तो हिसार की क्या स्थिति थी उस वक्त? हिसार उस समय एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान और काफी हद तक शुष्क क्षेत्र था। वहां आबादी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, जनघनत्व बहुत कम था। मतलब जहां लोग कम हों और जमीन ज्यादा हो, वहां एक बड़ा जिला बना दिया गया। एकदम सही। इतने बड़े और विरल भूभाग को एक ही प्रशासनिक केंद्र के अधीन रखना व्यवहारिक था। और जींद के मामले में क्या था? जींद राज्य के बिल्कुल केंद्र में स्थित था, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था और वहां संसाधनों की सघनता थी। मतलब छोटे इलाके में ज्यादा गतिविधियां थी। हाँ, छोटे से इलाके में बहुत घनी आबादी थी, इसलिए इसे एक छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया। ओह, तो ये इस बात का सबूत है कि 1966 में प्रशासन का दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक था। वे केवल लक्ष्य पर लकीरें नहीं खींच रहे थे, बल्कि वहां की भौगोलिक बनावट और लोगों की जरूरतों के हिसाब से व्यवस्था बना रहे थे। बहुत खूब। तो हमने अक्षांश, देशांतर और राजनीतिक जन्म की कहानी जान ली, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी क्षेत्र सिर्फ प्रशासनिक सीमाओं से अपनी पहचान नहीं बनाता। सही कहा। उसकी एक आत्मा होती है जो उसकी सांस्कृतिक और जैविक पहचान से झलकती है। और अब हमें राज्य के उन राजकीय प्रतीकों की बात करनी चाहिए। हमारे स्रोत में जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही विशिष्ट और वैज्ञानिक है। बिल्कुल। राजकीय प्रतीक किसी भी राज्य के मूल्यों और प्रकृति का सबसे स्पष्ट आईना होते हैं। तो शुरुआत राजकीय पशु से करते हैं, जो कि काला हिरण यानी ब्लैक बक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी स्रोत में है ना? हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम है एंटेलोप सर्विकाप्रा। मुझे हमेशा लगता है कि ये वैज्ञानिक नाम टंग ट्विस्टर जैसे होते हैं। हाँ, बोलने में थोड़े जटिल होते हैं। इसे कब घोषित किया गया था? इसे 7 या 11 अक्टूबर 1983 को राजकीय पशु घोषित किया गया था। लेकिन स्रोत में एक दिलचस्प नोट भी दिया गया है। क्या नोट है? इसमें लिखा है कि नील गाय, जिसे स्थानीय लोग रोज भी कहते हैं, उसे भी राजकीय पशु के रूप में माना गया है। दो पशुओं का ये क्या चक्कर है? इसे समझने के लिए दोनों जीवों की खासियत देखनी होगी। काले हिरण का चुनाव बहुत कुछ कहता है। वो कैसे? यह जीव खुले मैदानों में तेज दौड़ने के लिए जाना जाता है। इसकी गति बांगर और यमुना घग्गर मैदान की पारिस्थितिकी का सीधा प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, और नीलगाय का क्या महत्व है? नीलगाय का जिक्र दिखाता है कि आधिकारिक प्रतीकों और जमीनी हकीकत के बीच एक जुड़ाव होता है। मतलब जो लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं वे जानते हैं कि रोज कृषि परिदृश्य का एक विशाल हिस्सा है। बिल्कुल, इसलिए स्थानीय मान्यताओं में उसे भी वही सम्मान प्राप्त है। ये तो हुई जमीन पर दौड़ने वाली जीवों की बात। अब आसमान की तरफ देखते हैं। राजकीय पक्षी है काला तीतर यानी ब्लैक फ्रैंकोलिन। इसका भी वैज्ञानिक नाम होगा? हाँ, फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस। इसे 24 मार्च 1972 को यह दर्जा मिला। राज्य के गठन के कुछ ही साल बाद। लेकिन पशु और पक्षी से भी ज्यादा जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है राजकीय वृक्ष और फूल का चुनाव। वृक्ष और फूल हमेशा किसी क्षेत्र की गहरी दार्शनिक सोच को दर्शाते हैं। एकदम सही। राजकीय वृक्ष है पीपल, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलीजियोसा है। और स्रोत में सिर्फ नाम नहीं है, इसके उपयोग का भी जिक्र है। क्या उपयोग बताया गया है? इसमें लिखा है कि ये हृदय रोगों के इलाज में काम आता है और ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है।
सोचिए, एक ऐसा पेड़ जो 2400 घंटे जीवनदायी हवा दे रहा है। पीपल के पेड़ को चुनना कोई सामान्य फैसला नहीं है। मतलब इसके पीछे कोई गहरी सोच है। हाँ, ये एक गहरा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कदम है। भारतीय उपमहाद्वीप में पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये जीवन और आध्यात्मिक आश्रय का प्रतीक है। तो इसे चुनकर वे संदेश दे रहे हैं कि उनका राज्य भी जीवन को पोषित करने वाला है। बिल्कुल, यह उस भूमि का सम्मान है जो सदियों से निवासियों को छांव देती आई है और उनके हृदय को स्वस्थ रखती है। और इस पोषण देने वाले पेड़ के साथ राजकीय फूल है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम निलुम्बो न्यूसिफेरा है। कमल तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। हाँ, लेकिन इसके बारे में एक तथ्य मुझे बहुत हैरान कर गया। हम जानते हैं कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, लेकिन स्रोत बताता है कि कमल वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक राज्य का प्रतीक कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके दूर एशिया के एक और देश की पहचान बन जाता है। और यही कमल अशोक चक्र के साथ मिलकर इस राज्य का राजकीय प्रतीक चिन्ह भी बनाता है। कमल की कहानी अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। ये कीचड़ में खिलता है, फिर भी पूरी तरह से अछूता और बेदाग रहता है। कठिनाइयों के बीच सुंदरता का प्रतीक है ना? एकदम सही। और जब आप इस कमल को अशोक चक्र के साथ मिलाते हैं, जो कि धर्म और निरंतर प्रगति का प्रतीक है, तो ये एक शक्तिशाली दर्शन प्रस्तुत करता है। शांति, शुद्धता और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा। बिल्कुल, किसी भी राज्य के लिए इससे बेहतर पहचान क्या हो सकती है। लेकिन और यहीं पर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? अभी तक हमने बात की पीपल की, जो हृदय रोगों का इलाज करता है और शांति का प्रतीक है। हमने कमल की बात की, जो आध्यात्म का प्रतीक है। बात तो सही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बहुत ही शांत और ध्यानमंगल जगह की बात कर रहे हों। लेकिन जब हम स्रोत के अंतिम हिस्से में जाते हैं और राजकीय खेल को देखते हैं, तो वो कौन सा खेल है? वो कोई साधारण खेल नहीं है, वो है कुश्ती। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि एक प्रकार का मल्ल युद्ध है जो पूरी तरह से शारीरिक बल पर आधारित है। ओह, एकदम आमने सामने की शारीरिक टक्कर। हाँ। और यही वो जगह है जहां इस पूरे भौगोलिक और सांस्कृतिक ताने बाने का सबसे असली पहलू सामने आता है। तो ये कोई विरोधाभास नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये इस मिट्टी की पूरी कहानी का निचोड़ है। अगर आप वापस उसी 1600 किलोमीटर दूर वाली महाद्वीपीय जलवायु को याद करें, हाँ, जहाँ जंगियां झुलसाती हैं और सर्दियां जमा देती हैं, वैसी कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? वहां आपको शारीरिक सौष्ठव और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तो कुश्ती उसी दृढ़ता का प्रतीक है। एकदम सही। वो जुझारूपन मल्लयुद्ध से बेहतर किसी और चीज से नहीं दर्शाया जा सकता। ये उन लोगों की अदम्य प्रवृत्ति का सम्मान है जो कठोर परिस्थितियों के बीच गढ़ी गई है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रख के देखें, तो जो शुरुआत में सिर्फ सूखे आंकड़े लग रहे थे, वे असल में एक जीवंत कहानी है। बिल्कुल। 3231.19 किलोमीटर की वो भूमध्य रेखीय दूरी हो या 1966 में केवल 7 जिलों के साथ एक पतंग के आकार का जन्म, ये सब जुड़े हुए हैं। वे 4 गांव, दोहा, ताजेवाला, शाहपुर और चौटाला, उस कैनवास की हदें तय करते हैं जिसके भीतर काले तीतर की गूंज और पीपल की छांव मौजूद है। हाँ, ये सटीक मापन और जैविक प्रतीक मिलकर एक बेहद मजबूत पहचान का निर्माण करते हैं, जिसकी धुरी कुश्ती के अखाड़े में दिखाई देने वाले उस बल पर टिकी है। तो ये पूरी चर्चा सुनने वालों के लिए अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। हाँ। जब कोई क्षेत्र अपनी पहचान के लिए पीपल और कमल जैसे गहरे आध्यात्मिक और शांत प्रतीकों को चुनता है, लेकिन ठीक उसी समय वो कुश्ती यानी मल्ल युद्ध जैसे शुद्ध शारीरिक बल वाले खेल को भी अपनाता है, तो ये विरोधाभास हमें वहां की मिट्टी के बारे में क्या बताता है? क्या यही संतुलन, एक तरफ असीम शांति और दूसरी तरफ परम शक्ति, एक आदर्श समाज की सच्ची तस्वीर नहीं है?